स्टार्ट करते हैं कलन का पहला चैप्टर, जिसको बोलेंगे सातत्य, 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 और जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। देखना नाम से क्लियर है, सातत्य या कंटिन्यूटी। सातत्य का मतलब क्या होता है? सतत। सातत्य का मतलब क्या होता है? सतत। और कंटिन्यूटी का भी अगर इंग्लिश में भी अगर देखेंगे, कंटिन्यूटी मीन्स क्या होता है? कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर कंटिन्यूअस, अब यहाँ पर इसके नाम से आधी चीज़ें तो हमें एक बात क्लियर हो गई कि सातत्य मतलब एक सततता की बात की जा रही है, कंटिन्यूटी की बात की जा रही है, एक लगातार की बात की यहाँ पर बात की जा रही है। इस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये जो सतत चैप्टर है, कलन का पहला चैप्टर है। कलन का पहला चैप्टर है मीन्स हमें 12th क्लास में कलन पढ़ना है, जिसको कैलकुलस बोला जाता है। कैलकुलस, कैलकुलस। अब कैलकुलस जो है इसके बाद में 12th क्लास के बाद में भी पढ़ना है हमें, और कैलकुलस का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट मिलेगा आपको कॉलेज लेवल पर। वहाँ पर एक बुक ही मिलेगी आपको, पूरी कैलकुलस की मिलेगी, और बल्कि कैलकुलस के पार्ट की भी अलग अलग एक बुक पढ़ना होगा आपको। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि कैलकुलस बड़ा हमारे लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंस रोल रखेगा, खास करके जब हम मैथमेटिक्स से हमारा करियर बनाना चाह रहे हैं। तो कैलकुलस में हमें 12th क्लास में क्या पढ़ना है? 12th क्लास में सबसे पहले तो हम ये सातत्यता पढ़ेंगे, उसके बाद में अवकलनीयता पढ़ेंगे, फिर अवकलन पढ़ेंगे, अवकलन के बाद में समाकलन पढ़ेंगे, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन और समाकलन के अनुप्रयोग, और इसके अलावा अवकल समीकरण। इस प्रकार से हमें ये पूरे कैलकुलस में पढ़ना है। कैलकुलस जो है या कलन है, ये टोटल लगभग 44 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें लगभग 44 मार्क्स के इसके क्वेश्चन रहेंगे। कहने का मतलब 100 में से 44 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ना, ठीक है ना। तो ये मान के चलिए कि लगभग जो मैथ्स है, आधा मैथ्स तो ये पूरा कैलकुलस ही है, जिसको कलन बोला जाएगा। अब कैलकुलस की ये फर्स्ट चैप्टर है, जिसको बोलेंगे हम सातत्य, और सातत्य के बाद में अवकलनीयता पढ़ेंगे, और उसके बाद में फिर हम अवकलन से स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू कलन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर अगर हम सातत्य की बात करेंगे तो वास्तव में सातत्य क्या होता है? बड़ा सिंपल है। सातत्य मीन्स सतत है, और सतत का मतलब हम डेली लाइफ में इसका यूज़ करते हैं। अगर हम लगातार चल रहे हैं तो बोलते हैं ना, हम घर में भी यूज़ करते हैं कि वो लगातार चल रहा है, वो लगातार काम कर रहा, कंटिन्यूअस काम कर रहा, बीच में कभी रेस्ट उसने नहीं लिया। या बोलते हैं कि वो 4 घंटे से सतत पढ़ रहा है। तो हम डेली लाइफ में भी इसका कई बार इस वर्डिंग का यूज़ करते हैं। एक बार मेरे साथ में एक घटना हुई, और उस घटना का सतत से बड़ा एक गहरा रिश्ता है, ठीक है ना। एक बार क्या हुआ कि मैं भोपाल से दिल्ली जाना चाह रहा था, और दिल्ली गया भी, ठीक है, जाना भी चाह रहा था और गया भी फिर मैं, है ना। और वो बाय ट्रेन गया मैं, और ट्रेन का रूट इस प्रकार से ऐसा कुछ रूट था, और मैं दिल्ली वहाँ पर पहुँच गया। बीच में कुछ स्टॉप आए, एक झांसी आया, और इसके बाद में एक आगरा आया। तो 2 स्टॉप बीच में यहाँ पर इस प्रकार से स्टॉप आए, और इस प्रकार से मैं भोपाल से निकला और एक ही ट्रेन में बैठ के दिल्ली पहुँच गया। जब दिल्ली पहुँचा तो उस टाइम में मेरे दोस्त से मुलाकात हुई, मैं दोस्त से मिलने के लिए गया था। तो मेरा दोस्त बोलता, अच्छा तुम कहाँ से आ रहे हो भाई? तो मैंने कहा भोपाल से आ रहा हूँ। तो बोले भोपाल से आ रहे हो तो तुम्हारी जो जर्नी है वो सतत थी कि असतत थी? तो मेरा बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा ये तो लैंग्वेज यार पूरी मैथमेटिशियन है, सतत जो है हम मैथ्स में पढ़ते हैं, तुम्हारा तो मैथ्स बैकग्राउंड भी नहीं है। तो ये तो बताओ जरा कि सतत तुम बोलना क्या चाह रहे हो, क्या सतत या असतत की बात कर रहे हो? मुझे तब तक ये लग रहा था कि ये जो सातत्य है वो सातत्य केवल मैथमेटिकल वर्ड है, ठीक है ना। लेकिन उसने जब मुझसे बोला कि तुम्हारी जो जर्नी है वो सतत थी या असतत थी, इसका मतलब मुझे ये पता चला कि नहीं, इसका तो डेली लाइफ में भी बड़ा पॉपुलर नाम है ये। तो मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा सतत और असतत का मतलब क्या है? तो उसने मुझे बताया कि सतत और असतत का मतलब, तो बोले आपकी ट्रेन भोपाल से दिल्ली आई, ठीक है। उसने सततता की बड़ी मज़ेदार मेरे को कहानी बताई। और दिल्ली आई, आपकी ट्रेन कहाँ कहाँ रुकी? तो मैंने कहा एक तो झांसी रुकी थी और एक आगरा में रुकी थी। इसके बाद डायरेक्ट दिल्ली में पहुँच गया।
तो उनने ये बोला कि ये जो झांसी स्टेशन है, झांसी पर आप किस ट्रेन में थे, एग्जैक्ट इसी पोजीशन पर आप किस ट्रेन में थे, तो मैंने कहा इस ट्रेन में था। अच्छा, झांसी के जस्ट पहले कहाँ पर थे आप, तो मैंने कहा उसी ट्रेन में था। और झांसी के जस्ट बाद में कहाँ पर थे, तो मैंने कहा उसी ट्रेन में था। मतलब झांसी के थोड़ा सा पहले और झांसी के थोड़े से बाद, यहाँ पर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, ये दोनों पोजीशन पर मैं कहाँ पर था, इसी एक ही ट्रेन में था। तो फिर तो उसने बोला कि ये क्या है, ये सतत हुआ, इस बिंदु पर ये सतत हुआ, इसका मतलब आप झांसी स्टेशन पर क्या थे, सतत थे। अच्छा, फिर उसने बोला कि आगरा में इस बिंदु पर जो आगरा स्टेशन है वहाँ पर आप कहाँ थे, तो मैंने कहा उसी ट्रेन में था। इसके जस्ट पहले कहाँ पर थे, मैंने कहा उसी ट्रेन में था। इसके जस्ट बाद में कहाँ थे, तो मैंने कहा उसी ट्रेन में था। तो बोले आप आगरा में भी सतत थे। भोपाल से जब ट्रेन सीधी झांसी उतरी तो यहाँ तक तो आप सतत आए, यहाँ पर रुकी तो यहाँ पर हो सकता था असतत थे, लेकिन आप उसी ट्रेन में थे, इसलिए इस बिंदु पर सतत हो गए या इस स्टेशन पर सतत हो गए। इसी प्रकार से आगरा में भी सतत थे और इसी प्रकार से आप दिल्ली पहुँच गए और आपकी जो ट्रेन थी वो सतत थी। अब जब मैंने कहा, मैं दूसरी बार गया, फिर मैंने उससे डिस्कशन किया कि अब बताओ मैं सतत हूँ या नहीं हूँ। देखना, मैं भोपाल से निकला, देखना एक यहाँ पर जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये बड़ा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। पूरा का पूरा सतत इसी एक भोपाल से दिल्ली की जो जर्नी है इसी में पूरा सतत खत्म होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पूरा उसको प्रॉपर तरीके से समझ ले और यही कॉन्सेप्ट पूरा सतत के लिए बनने वाला है। यहाँ पर देखेंगे कि भोपाल से मेरी ट्रेन चली और झांसी पहुँच गई और झांसी के बाद में फिर ट्रेन चली आगरा पहुँच गई, आगरा के बाद में फिर ट्रेन चली और वो कहाँ, दिल्ली पहुँच गई। इस प्रकार से मैं दिल्ली पहुँच गया। अब यहाँ पर देखना, मैं भोपाल से निकला और वो ट्रेन कहाँ तक, झांसी तक ही थी और मैं झांसी के बाद में दूसरी ट्रेन में यहाँ पर क्या हुआ, दूसरी ट्रेन में बैठ गया। यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या किया मैंने, दूसरी ट्रेन में यहाँ पर बैठ गया और दूसरी ट्रेन आगरा तक थी और आगरा पर उतर के फिर मैं तीसरी ट्रेन में बैठ के यहाँ पर पहुँचा। अब मैंने अपने दोस्तों से बोला, अब बताओ मैं सतत हूँ कि नहीं हूँ, सतत आया कि नहीं आया। देखना, मैं सतत तो आया हूँ, भोपाल से दिल्ली तो आया हूँ, उसी रूट से आया हूँ और उसी जगह से आया हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पर झांसी पर पहुँचा, झांसी पर एक ट्रेन चेंज कर दी और ट्रेन चेंज की तो यहाँ पर क्या डिसकंटिन्यूस हुआ ना। यहाँ पर क्या हुआ, दोनों के बीच में क्या है, एक गैप आ गया, दोनों के बीच में कुछ अंतर आ गया, दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जब आगरा गया तो आगरा में अलग ट्रेन में बैठा था और ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई और ये 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई ट्रेन। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 और 5 प्लेटफॉर्म के बीच में क्या हो गया, गैप हो गया। या तो हम बोल सकते कि एक ट्रेन में से उतर के मैं दूसरी ट्रेन में बैठा तो वहाँ पर क्या हो गया, एक गैप आ गया। तो यहाँ पर क्या, इस बिंदु पर पर्टिकुलर, इस बिंदु पर सतत नहीं हुआ। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर देखना, मैं क्या हुआ, भोपाल से दिल्ली गया, एक ही ट्रेन से गया, ठीक है, कंटिन्यूअस ट्रेन थी, पूरी कंटिन्यूअस ट्रेन थी। लेकिन बीच में क्या हुआ कि 1 घंटे का उसने झांसी पर स्टॉप लिया, ट्रेन ने 1 घंटे का झांसी पर स्टॉप लिया। अब मैं क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ पर झांसी पर 1 घंटे का ब्रेक हुआ तो मैं क्या, यहाँ पर लंच वगैरह करने के लिए निकल गया और फिर 1 घंटे बाद फिर और जर्नी अपनी स्टार्ट की। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये यहाँ पर पहली कोच में था और फिर दूसरी कोच में यहाँ पर पहुँच गया। अब मैं सतत हूँ कि नहीं हूँ, तो अब क्या हुआ, यहाँ पर मेरी इस पोजीशन पर देखना, फिर से इस पोजीशन पर ट्रेन की स्थिति, इससे जस्ट पहले ट्रेन की स्थिति और इसके जस्ट बाद में ट्रेन की स्थिति, ट्रेन तो भले वही है लेकिन यहाँ पर मेरे बीच में क्या हो गया, गैप हो गया, एक कोच का गैप हो गया। तो इस पर्टिकुलर बिंदु पर यहाँ पर ये सतत हुआ क्या, सतत नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में क्या हो गया, एक ब्रेक हो गया। मैं यहाँ पर अलग कोच में बैठा था, यहाँ से यहाँ पर फिर अलग कोच में बैठ गया, तो ये भी क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ओवरऑल इतनी स्टोरी देखने के बाद हमें ये बात समझ में आई है कि अगर हम किसी फलन का अगर ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ पूरा बनाने में अगर हमें पेन उठाने की ज़रूरत न पड़े, देखना मैंने ग्राफ को यहाँ से बनाना शुरू किया और यहाँ पर यहाँ तक ग्राफ बना दिया और मुझे पेन उठाने की ज़रूरत न पड़े तो वो क्या होगा, सतत होगा।
अगर मैंने ये ग्राफ बनाया और उसके बाद में इस प्रकार से पेन उठाने की ज़रूरत पड़ी, बीच में क्या हो गया, कट हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे या असतत बोला जाएगा। ओवरऑल इतनी कहानी लिखने के बाद में हमें इसकी परिभाषा समझ में आती है कि इसकी परिभाषा क्या बनेगी, और इसी स्टोरी के आधार पर हम यहाँ पर इसकी परिभाषा देंगे और एक्चुअल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, बड़े आसानी से क्वेश्चन बनने वाले हैं इसके। और कई बच्चे बोलते हैं कि सर सारी बातें समझ में आती है कलन में, बस ये सातत्यता वाली बात समझ में नहीं आती। बाकी हम डिफ्रेंशिएशन भी कर लेते हैं, इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं, सातत्यता हमें परेशान करता है। तो यहाँ पर क्या है, परेशानी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सारी परेशानी है यहाँ पर दूर होने वाली है। हम क्या अभी इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद में वास्तव में सातत्यता गणितीय रूप में कैसे होता है और उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को किस किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर हमें टोटल एनसीईआरटी में नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाली है और उसमें टोटल 34 क्वेश्चन है, 34 बड़ी एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो 34 क्वेश्चन को हम दो पार्ट में करेंगे, 1 से 16 तक और दूसरा पार्ट रहेगा 17 से 34। कहने का मतलब हम अभी पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और उस आधार पर 16 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में फिर और बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ एडवांस टाइप का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उस आधार पर हम ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से एनसीईआरटी के सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, इसका बेस देखने के बाद में सारे क्वेश्चन देखिए। सारे क्वेश्चन देखने में क्या फ़ायदा होगा कि हर एक क्वेश्चन कुछ न कुछ चेंज रहेगा और वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन में, ऐसी स्थिति में कैसे सातत्यता की जाँच की जाती है। इसके बाद ये पूरी एक्सरसाइज पढ़ने के बाद में फिर हम एडिशनल क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी के कुछ बाहर के भी क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर परिभाषा पर डिस्कशन करते कि इसकी वास्तव में परिभाषा क्या होगी। यहाँ पर देखेंगे कि हम क्या है, एक ही ट्रेन में बैठ के जा रहे थे तो ये सतत हुआ, और ये यहाँ पर क्या हुआ, दोनों के बीच में गैप हुआ तो असतत हो गया। और परिभाषा देखते हैं हम, यहाँ पर मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, यदि फलन, यदि एफ वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं के किसी उप समुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है, एक वास्तविक, परिभाषा अभी समझाऊंगा मैं, वास्तविक फलन है, पहले लिख दूं मैं, वास्तविक फलन है और एफ के प्रांत में ये एक बिंदु है, तब एफ बिंदु ए का सतत कहलाएगा, सतत कहलाता है यदि, देखना परिभाषा क्या बोला है, एफ क्या है, एक वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है, ठीक है। एफ एक फलन बना हुआ है, यहाँ पर देखना, यहाँ से जो ट्रेन गई थी, इस ट्रेन के रूट ने क्या किया, एक फलन बनाया। भाई हमारे पास में क्या कोई फलन होता तो उसका ग्राफ हम बनाना सीख चुके हैं कि किस प्रकार से ग्राफ बनाते हैं, और हम एडवांस में जब कॉलेज लेवल पर जाएंगे वहाँ पर कई सारे अलग अलग प्रकार के ग्राफ भी सीखेंगे हम वहाँ। तो हम क्या ग्राफ बनाना सीख गए, इसका मतलब किसी फलन ने क्या किया, यहाँ पर ट्रेन ने क्या किया, एक ग्राफ बनाया। इस प्रकार से हमारे पास में ट्रेन के रूट का एक डायग्राम बना, तो उससे क्या मिल गया हमें, एक फलन है। और फलन क्या है, एक वास्तविक संख्याओं के किसी उप समुच्चय से परिभाषित एक वास्तविक फलन है। कहने का मतलब ये क्या है, वास्तविक संख्याओं के लिए क्या परिभाषित है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास में यहाँ पर फलन है, फलन ऑफ एक्स इज इक्वल टू या वाई इज इक्वल टू फलन ऑफ एक्स है। अगर एक्स का कोई अगर हम मान वास्तविक रखते हैं तो एक इसका मान क्या रहेगा, वास्तविक हमें प्राप्त होगा। सिंपल काम है। वास्तविक संख्या, अगर एक्स का मान कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे तो हमें वाई का मान क्या प्राप्त होगा, वास्तविक संख्या। अगर दूसरे तरीके से समझेंगे तो हमारे पास में एक कोई फलन है इस प्रकार से, और इसके अंदर अगर हम कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो रहेगा वो क्या रहेगी, वास्तविक संख्या रहेगी। तो इस फलन को क्या बोला जाता है, वास्तविक फलन कहा जाता है। क्लियर। तो
तो इसके प्रांत में कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु ए है, मतलब ये जो झांसी स्टेशन था ये बिंदु ए है। कोई दूसरा बिंदु अगर बात करें तो ये कौन सा बिंदु है, बी बिंदु है हमारे पास। तो कोई बिंदु ए की बात की है तो मान लिया जाए कि ये क्या है, ये बिंदु है। तो एक वास्तविक फलन है और एफ के प्रांत में ये एक बिंदु है, यहाँ पर क्या है, एक ए बिंदु है, तब एफ बिंदु ए का सतत कहलाता है। यदि देखना हमने क्या बोला, मेरे दोस्तों ने क्या बताया था, दिल्ली वाले दोस्तों ने बताया था कि भैया झांसी पर आपकी ट्रेन सतत थी या नहीं थी। मैं अभी बता सकता हूँ। तो कैसे बता सकता हूँ, मैंने पूछा बताओ भाई सतत थी या नहीं थी, अब मैथमेटिकल लैंग्वेज में बताओ। तो उसने बोला झांसी में ये जो ट्रेन का एक फलन है, ट्रेन का जो रूट है, यहाँ पर झांसी का जो स्टेशन है वो अगर इस रूट को सेटिस्फाई करता है, कहने का मतलब इस स्टॉप पर आप उसी ट्रेन में थे, इसके जस्ट पहले उसी ट्रेन में थे, इसके जस्ट बाद में भी, जस्ट बाद मतलब थोड़े पहले और थोड़े बाद, तो यहाँ पर भी उसी ट्रेन में थे, यहाँ पर भी उसी ट्रेन में थे और यहाँ पर भी उसी ट्रेन में थे। तो आप इस बिंदु पर क्या हुए, सतत हुए। देखना कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया था। यहाँ पर सतत तब हो गए जब आप इस बिंदु पर उसी ट्रेन में थे, इसके जस्ट थोड़े पहले उसी बिंदु पर थे, इसके जस्ट बाद में भी उसी ट्रेन में थे, बिंदु पर नहीं मतलब उसी ट्रेन में थे। तो इस बिंदु पर भी क्या होगा, या इस स्टेशन पर भी क्या होगा, सतत होगा। तो यही यहाँ पर मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट बनता है। हम क्या बोलेंगे कि ये बिंदु, इसका नाम क्या है, अब झांसी स्टेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, क्या नाम दे रहा हूँ इसका, ये नाम दे रहा हूँ। यहाँ पर इसके जस्ट पहले की अगर बात करें तो उसको मैं लेफ्ट हैंड लिमिट बोलूँगा। नाम से क्लियर है, लेफ्ट हैंड उस बिंदु पर और उसके लेफ्ट हैंड और उसके राइट हैंड, देखना ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड है, तो इसको मैं बोलूँगा राइट हैंड साइड या राइट हैंड लिमिट बोलेंगे हम यहाँ पर। बात क्लियर है, बाई लिमिट और ये क्या हो गई, दाई लिमिट और उस बिंदु पर उसकी वैल्यू। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि यदि फलन लिमिट x टेंस टू a और लेफ्ट हैंड लिमिट को माइनस बोला जाता है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पर ध्यान देना किस बिंदु पर ज्ञात कर रहा है, ए बिंदु पर ज्ञात कर रहा है, मतलब इस बिंदु पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, सततता चेक कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू a और माइनस लिखेंगे, इसका मतलब हो गया कि इसके एक कदम पीछे और फलन ऑफ x मतलब जो भी यहाँ पर फलन दिया हुआ है। देखना और एक मज़ेदार बात, एक कदम पीछे जो भी फलन रहेगा यहाँ पर, देखना ये बिंदु है, इस बिंदु के इधर कौन सी ट्रेन है, ये वाली है, इस बिंदु के इधर कौन सी ट्रेन है, ये वाली है। तो हम यहाँ पर जो फलन रखेंगे, कौन सा फलन रखना है हमें, ये वाला फलन रखना है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस फंक्शन ऑफ x, दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और इसके साथ साथ में उस बिंदु पर भी मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ याद रहे कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला, जो परिभाषा है वो सारी क्लियर होने वाली है। घबराने की ज़रूरत नहीं कि ये सर कहाँ से आ गया, लिमिट कहाँ से आ गया, अरे सर हमने तो ये लिमिट पढ़ा ही नहीं था, अब ये लिमिट से पहले हमें डर लगता था और अब परेशान फिर से लिमिट आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, अगर नहीं भी पढ़ा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए जाना है, सब समझ में आएगा, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसको दूसरे तरीके से भी हम इसको बोल सकते हैं, या तो फिर इसको हम बोल सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 फलन ऑफ a माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a, क्या हो गई इसकी मीनिंग मैं समझाऊंगा अभी, फंक्शन ऑफ a प्लस एच और इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a। तो अभी ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आसान काम है, अभी हम समझते हैं इसको। देखना फिर से और एक बार, मेरे दोस्तों ने ये बोला था दिल्ली वाले ने कि इस बिंदु पर मान किस ट्रेन में थे, इस ट्रेन में था, उस बिंदु पर इसके जस्ट लेफ्ट में कौन सी ट्रेन में बैठे थे आप,
लेफ्ट का मतलब होता है कि एक्स कहाँ से, ए से लेफ्ट में, इसलिए मैंने एक्स टेंस टू ए लिखा है, और ए के लेफ्ट में इसलिए मैंने माइनस लगाया, ये याद रखना। जब भी अब पूरे एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में ये माइनस दिखेगा ना, तो यहाँ से लेफ्ट में, और इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। और फंक्शन ऑफ एक्स, लेकिन लेफ्ट में हो सकता है कि यहाँ पर ट्रेन अलग थी और यहाँ पर ट्रेन अलग है, ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर जो भी लिमिट रहेगी या जो भी ट्रेन रहेगी उस नाम यहाँ पर लिखना है। कहने का मतलब यहाँ पर जो भी फलन रहेगा उस फलन को यहाँ पर लिखना है, बस यहाँ पर गलती करके आते हैं बच्चे, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से एक कदम उधर राइट हैंड, तो राइट हैंड में कौन सा फलन है, F2 है, तो यहाँ पर क्या लेना है हमें, मैं प्लस लिखूंगा और यहाँ पर F2 लेंगे, मतलब इधर वाले फलन को, यहाँ अलग फलन है, यहाँ अलग फलन है, यहाँ अलग फलन है। कहने का मतलब यहाँ ट्रेन अलग है, यहाँ ट्रेन अलग है, यहाँ ट्रेन अलग है। तो हम जब लेफ्ट हैंड करेंगे तो इस ट्रेन के लिए चेक करेंगे, राइट हैंड करेंगे तो इस ट्रेन के लिए करना है, और उस बिंदु पर देखना है तो उस बिंदु पर किस ट्रेन में था, ये भी हमें चेक करना है। अब यहाँ पर देखना, सेम एग्जाम्पल से हम यहाँ पर इसको समझते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास में एक फलन है, फलन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। देखिए एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे किस प्रकार से इसको सॉल्व, एग्जैक्ट ये जो हमने यहाँ पर सब कुछ लिखा है एग्जैक्ट अभी यहाँ पर सब कुछ समझ में आने वाला है। देखना, एक्स प्लस 1 जब एक्स का मान ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब एक्स का मान लेस देन 1, तब एक्स इज इक्वल टू 1 पर सातत्य की जांच कीजिए। देखना, जांच कीजिए, क्वेश्चन बन गया। इस टाइप के ही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अगर ये यहाँ पर बेसिक में ये क्वेश्चन समझ गया, मतलब ये मान के चलो कि आपको पूरा सातत्य आ गया, और नहीं भी आया समझ में टेंशन नहीं लेना है, सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन देखना है, कहीं ना कहीं आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। हर क्वेश्चन में लगभग प्रोसेस एक जैसी है, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर इसको ट्रेन के हिसाब से अगर बनाऊँ तो देखना, सबसे पहला काम रफ डायग्राम बनाओ इसका, रफ, और रफ डायग्राम रफ पर ही बनाना है ना, फेर में मत लेना उसको, केवल समझने के लिए कि यहाँ पर बोलना क्या जा रहा है, कौन से ट्रेन की बात कर रहा है, कौन सी इसकी बात कर रहा है, फलन की बात कर रहा है। सातत्य की जांच कहाँ पर करना है, एक्स इज इक्वल टू 1 पर, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 1 बना देता हूँ, ठीक है। रफ डायग्राम, जब एक्स का मान, पहले छोटा वाला ढूंढना है हमें, जब एक्स का मान इस 1 से छोटा है तो छोटे को इस साइड लिखना, ठीक, और बड़े को लिखना है इस साइड। डायग्राम से पूरा काम होने वाला है अभी, ठीक है। हम क्या करेंगे, इधर मैंने एक ट्रेन बना दी, ट्रेन का रूट, और दूसरा रूट बना दिया मैंने इस साइड में, ऐसा। जब एक्स का मान 1 से छोटा है तब फलन कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है, फलन ऑफ वाई ऑफ 1, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इस डायग्राम पर ध्यान देना, खास करके ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, इसके लेफ्ट हैंड में, और छोटा रहेगा उसी को लिखना है। देखना यहाँ पर क्या बोला, एक्स का मान 1 से छोटा है तो उसको लेफ्ट हैंड में लिखना है, एक्स का मान 1 से बड़ा है तब F2x का मान कितना है, एक्स प्लस 1 है, उसको उस साइड लिखना है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहला काम हमें तो ये देखना है कि ये क्या है। हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 1 पर फलन ऑफ x का मान कितना है। दो फलन है, एक तो ये है और एक ये है। x इक्वल टू 1 पर कौन सा फलन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पर कौन सा फलन है, यहाँ पर क्या ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है, ठीक है ना। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो इक्वल टू 1 पर कौन सा फलन है, ये वाला है। तो यहाँ पर फलन, बस जहाँ पर गलती करते वही बता रहा हूँ मैं बच्चे, x प्लस 1। कई लोग क्या है, ये यहाँ पर ये समझ में नहीं आता, सर ये x प्लस 1 ही क्यों लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्यों नहीं लिखा, कभी इसको लिखते हो कभी इसको लिखते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसको कब लिखना है, जो x के इक्वल जिस बिंदु पर हमें मान ज्ञात करना है
तो उसके उस कंडीशन को देखो कि 1 से बराबर से 1 कहाँ पर है, यहाँ तो नहीं है ना, तो वो वाला फलन लिखना है यहाँ पर। फिर फलन ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रखना है, देखिए ना 1 पर निकालना है इसलिए, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, एक काम हो गया, मतलब इतने का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना जरूरी नहीं है, कई लोग ऐसा लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और इसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। लिख भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो ऊपर माइनस लगाते हैं उसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और ऊपर प्लस लगाते हैं उसका मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। देखना आप, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहा हूँ, मैंने लिख रहा हूँ उसको, तथा लिमिट x टेंस टू 1, कौन है, किस पर निकाल रहा है, 1 पर, इसलिए x टेंस टू 1 लिखा है, और इसके ऊपर माइनस लगाया है, इसका मतलब इस पर मान ज्ञात कर लिया हमने। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, फिर राइट हैंड साइड में देखेंगे। इसके इधर देख रहा हूं मैं, माइनस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, माइनस है, माइनस का मतलब इधर, माइनस का मतलब एक्चुअल माइनस नहीं है, वो केवल माइनस का इंडिकेटर है कि लेफ्ट हैंड है बस। लेफ्ट हैंड के लिए फलन कौन है, x² प्लस 1। यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, देखना x का मान जब 1 से छोटा है तब फलन कौन है, इतना है। यहाँ देखो, चाहे वो ट्रेन वाले रूट पर देखो, तो x² प्लस 1, फलन कौन है, x² प्लस 1। ठीक, माइनस लिखना बंद। जैसे ही आपने x का मान यहाँ पर रखा ना, यहाँ पर माइनस मत लिखना। माइनस इसलिए लिख रहे थे क्योंकि इससे ये पता चले कि हमें ये वाला फलन लेना है जब x का मान 1 से छोटा है, तो ये वाला लिखना था इसलिए। अब ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर ये वाला ही क्यों लिखा, ये क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड के लिए कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड के लिए फलन ये है, इसलिए हमने इसको लिखा। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1² प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। पुनः राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 और प्लस, राइट हैंड लिमिट मतलब प्लस, और फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1। राइट हैंड मतलब उधर वाला, इधर किस ट्रेन में बैठा है, तो इस ट्रेन में बैठा है, x प्लस 1 में बैठा है। या तो दूसरे तरीके से यहाँ पर भी देख सकते हैं हम, x का मान, प्लस का मतलब बड़ा, प्लस का मतलब बड़ा, x का मान 1 से जब बड़ा है तब फलन कौन है, x प्लस 1, तो यहाँ पर x प्लस 1 लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे। बड़े के लिए कर रहे हैं ना हम, प्लस है ना, ऐसा भी समझ सकते, प्लस है तो x का मान उस बिंदु से बड़ा, और इज इक्वल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 1, और कितना हो गया, 2। बिल्कुल सिंपल काम है। हमने क्या किया, ये इसका मान ज्ञात किया। अतः हम यहाँ बोलेंगे, अतः लास्ट में क्या करना है, अतः लिमिट x टेंस टू a 1 माइनस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x और इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1। तीनों का मान क्या है, बराबर है ना, बराबर। इसका भी मान 2 है, इसका भी मान 2 है, और इसका भी मान 2 है। तीनों का मान जब बराबर है तब हम बोलेंगे, तब फलन कहाँ पर माथापच्ची की हमने, x इज इक्वल टू 1 के लिए किया, तो x इज इक्वल टू 1 पर क्या होगा, सतत होगा। ऐसा नहीं लिखना है कि सतत होगा, कहाँ पर सतत होगा, x इज इक्वल टू 1 पर सतत होगा। हर जगह सतत नहीं है अभी ये, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पर फलन क्या होगा, सतत होगा। कहने का मतलब x इज इक्वल टू 1 पर वो व्यक्ति उसी ट्रेन में बैठा था, इससे पहले भी उसी ट्रेन में था, इसके बाद में भी उसी ट्रेन में बैठा था। लेकिन यहाँ पर तो ट्रेनों के नाम अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, वो अलग अलग दिख रहे हैं। आपने देखा होगा एक ट्रेन के 2-2, 3-3 नाम होते हैं, ठीक है ना। वो दिखने में अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट वो ट्रेनें क्या थी, वो एक ही थी। और इस बिंदु पर भी वो उसी ट्रेन में बैठा था, इधर भी उसी ट्रेन में बैठा था, और इधर भी एक ही ट्रेन में बैठा था। जैसे कई बार हम सफ़र करते ना, हम बोलते हैं कि मैं इस गोंडवाना से जा रहा हूँ, ये कई बार बोलते हैं अमृतसर बिलासपुर से जा रहा हूँ। दोनों एक ही ट्रेन है,
एक बोलता है मैं गोंडवाना से आया हूँ, दूसरा बोलता मैं बिलासपुर अमृतसर से आया हूँ या अमृतसर बिलासपुर से आया हूँ। दोनों एक ही ट्रेन में बैठ के आए, लेकिन दोनों ने अलग अलग नाम लिए, लेकिन दोनों क्या है, एक ही ट्रेन में बैठे हैं। तो सेम ऐसे ही है, हमें यहाँ पर नाम देख के ये नहीं बताना है कि दोनों एक ही ट्रेन में बैठे कि नहीं बैठे। यहाँ पर इस रूल से हमें क्या करना है, चेक करना है। क्लियर? अब ये क्वेश्चन ही हो गया सॉल्व, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है ये। अब इसी टाइप से हम दूसरे तरीके से देखते हैं इसको। देखना, मैंने परिभाषित किया है यहाँ पर दूसरे तरीके से, तो उस तरीके से देखते हैं। देखना, एक तो तरीका ये हो गया, कई बार क्या होता है कि जैसे एक जगह पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं, बेसिक समझ रहे हैं, तो मैंने इस तरीके से क्वेश्चन बता दिया और किसी ने इस तरीके से बता दिया। अब हो गया बच्चा कन्फ्यूज, सही वो है कि ये है, दोनों सही, ठीक है ना। इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, तो दोनों तरीके सही है, तो फिर सही कौन सा है, हम कौन सा बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, दोनों तरीके हम देखेंगे कि अगर इस तरीके से अगर क्वेश्चन को बनाया जाए तो कैसे बना सकते हैं हम। देखना, ये वाला तो काम वही है, फलन ऑफ ये, तो हम बोलेंगे फलन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, जब एक्स का मान बराबर है तो एक्स प्लस 1, और फलन ऑफ 1 पर कितना हो जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर देखना, जो हम लेफ्ट हैंड बोलते थे ना, लेफ्ट हैंड को ए माइनस एच बोला, इसका और एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं। यहाँ पर क्या है, ये है, तो जो एग्जैक्ट यहाँ पर बोलेंगे तो ये है, और इसके जस्ट लेफ्ट हैंड में जब बोला जाता है तो ये में से कुछ कम, मैंने बोला भी था एक बार बीच में, है ना, इस बिंदु पर कौन सी ट्रेन में था, तो इस ट्रेन में था। इसके एक कदम पहले किस ट्रेन में था, तो इस ट्रेन में था। इसके एक कदम बाद किस ट्रेन में था, तो इस ट्रेन में था। तो एक कदम वाली जो बात कर रहे हैं ना, जिसमें सातत्यता की जांच करते, तो वो कदम ये वाला है, क्या है, एच है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले, जस्ट पहले और जस्ट बाद, कहने का मतलब ये जो ए माइनस एच लिखा है उसको लेफ्ट हैंड से इंडिकेट कर रहा है, और जो ए प्लस एच लिखा है उसको राइट हैंड से इंडिकेट कर रहा है। देखिए पुनः, हाँ, लिमिट एच टेंस टू 0। देखना, फलन ऑफ ए, पहली बात तो ये तो हम समझ चुके हैं कि ये क्या लेफ्ट हैंड है, इसका मतलब 1 से छोटा वाला फलन लेना पड़ेगा। 1 से छोटा कौन सा फलन है, ये है, यह लिमिट एच टेंस टू 0। और जहाँ जहाँ हमने क्या बोला, यहाँ पर लेफ्ट हैंड बोला ना, तो लेफ्ट हैंड का मतलब छोटा, तो 1 से जब छोटा है तब फलन कौन है, इतना है। तो जहाँ जहाँ 1 से दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्या रखना है, ए माइनस एच, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1 है, तो 1 माइनस एच रखना है। तो देखना, ये 1 से जो लिखा है इसको क्या रख रहा हूँ मैं, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। नहीं आया समझ में, अभी आ जाएगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। और एच की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 0, या तो ए माइनस बी होल स्क्वायर रखेंगे और फिर उसके बाद में सॉल्व करेंगे, और एच का मान अगर 0 रखा तो क्या हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0 और 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो गया। इतना ही आया ना। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच हो जाएगा, और 1 प्लस एच मतलब राइट हैंड। राइट हैंड के लिए फलन कौन सा होगा, जब एक्स का मान 1 से बड़ा है तो ये वाला फलन होगा, और वहाँ पर क्या रखेंगे, 1 प्लस एच रख के उसको भी हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट और एक बार शॉर्ट में क्या होता है, ए माइनस एच, ए की जगह हमारे पास में किस पॉइंट पर निकालना है, 1 के लिए निकालना है, तो 1 माइनस एच, लेकिन एच टेंस टू 0 लेफ्ट हैंड के लिए, ये लिख दिया मैंने। अब इसके लिए फलन कौन होगा, लेफ्ट हैंड है, इसलिए एक्स का मान 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है तो ये वाला फलन है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या रखना है, 1 माइनस एच रखना है, और इस प्रकार से 1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1, और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 2 आया। इसी प्रकार से तथा लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच निकालेंगे, और 1 प्लस एच निकालेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, और फलन देखना, राइट हैंड के लिए तो एक्स का मान 1 से बड़ा है तब ये फलन है, तो हम क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है इसमें वहाँ पर 1 प्लस एच रखना है, तो 1 प्लस एच प्लस 1, और एच टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। देखिए एच का मान 0 रखा तो क्या आ गया, 2 आ गया।
तीनों के मान बराबर है, इसलिए x इक्वल टू 1 पर सतत होगा। तो हमने दोनों तरीके से देख लिया, हम इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखना, हमने यहाँ पर ये बात की थी कि ये x इक्वल टू 1 पर अभी क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ मैं, क्या बोला है, तब x इक्वल टू 1 पर सातत्य की जांच कीजिए। अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, तब सातत्य की जांच कीजिए। अच्छा, सातत्य की जो जांच करना है हमें, उसका क्रिटिकल पॉइंट, अब मज़ेदार काम होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको हटा रहा हूँ और उसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखना। और ये नीचे वाला भी पोर्शन हटा रहा हूँ मैं, इसको ये वाला फार्मूला रहने देता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को फिर से कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। हमें क्या करना है, यहाँ क्या बोला है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब चल रहा है, ठीक है। हमारे पास में फंक्शन ऑफ x इक्वल टू इतना है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, फलन ऑफ x के लिए सातत्य की जांच कीजिए। बस काय की जांच करना है, सातत्य की जांच करना है। क्रिटिकल पॉइंट कौन है, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है, 1 एक ऐसा पॉइंट है जिससे बड़ा रहेगा x का मान तब ये फलन होगा, जब इससे छोटा रहेगा तब ये फलन होगा। इसका मतलब एक ऐसा बिंदु है जो दो फलनों को क्या करता है, अलग अलग करता है। बात क्लियर है। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। फिर से और एक बार, यहाँ पर फलन ऑफ x का मान इतना दिया हुआ है, फलन ऑफ x का मान इतना दिया हुआ है। यहाँ पर 1 क्या करता है, 1 से अगर x का मान बड़ा है तो ये फलन बनता है, और 1 से अगर x का मान छोटा होता है तब ये फलन बनता है। क्लियर, बिल्कुल सिंपल। अब जो क्रिटिकल पॉइंट रहेगा जिसके लिए यहाँ पर बोला है, तो ये इसको मैं पहले लिख देता हूँ x इक्वल टू 1, जैसा कि पिछले बार लिखा था हमने। इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक फलन बनाएंगे, एक राइट हैंड साइड में। फिर मैं बता रहा हूँ कि ये रफ डायग्राम है, एग्जैक्ट इससे मैं नहीं बना रहा हूँ, ये केवल समझने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। जब x का मान 1 से छोटा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड, और तब लेफ्ट हैंड मतलब इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड में ये है, तो फलन ऑफ या f1 x इक्वल टू कितना है, x स्क्वायर प्लस 1। अब x का मान 1 से बड़ा है तब क्या होगा, x प्लस 2, मतलब दूसरा फलन कौन है, इज इक्वल टू x प्लस 1 है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन में बोला है कि सातत्य की जांच कीजिए, लेकिन किस बिंदु पर करना है हमें नहीं बोला गया है। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे ही जब क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है ना। फिर से सबसे पहला काम सातत्यता की जांच करना है। इसका मतलब जांच करना है, मतलब ये जो ट्रेन चल रही थी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरी शुरू से लेके अंत तक, ये ट्रेन सतत है या नहीं है, ये चेक करना है। अभी जो क्वेश्चन किया था हमने, क्या किया था, केवल इस बिंदु पर देखा था कि इसके पहले और इसके बाद में तीनों बराबर है, इसका मतलब सतत है। अब हमें चेक करना है कि शुरू से लेके अंत तक, भोपाल से दिल्ली तक जो ट्रेन है वो सतत थी या नहीं थी, ये चेक करना है। क्लियर। अब देखना, यहाँ पर हमारे पास में फलन ये है, तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर तो हम ज्ञात कर लेंगे, जैसा पहले किया था सेम प्रोसेस से ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे। डबल क्वेश्चन हो गया है, पहला पार्ट कंप्लीट। ठीक, हमने क्या किया, x इक्वल टू 1 पर चेक कर लिया और वहाँ पर क्या है, सतत है। अब दूसरा पार्ट देखना, x इक्वल टू c और c का मान छोटा है 1 से। इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल सिंपल। देखना, x का मान 1 है, x का मान क्या है, 1 है। इधर के लिए हम सतत चेक कर रहे हैं, किसके लिए, इसके लिए चेक कर रहे हैं। बस ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया, पूरा चैप्टर क्लियर हो गया आपका, ठीक है। इसके लिए चेक कर रहे हैं, बस इस पर कंसंट्रेट रखो। इधर के लिए चेक कर रहे हैं हम। इधर फलन का नाम क्या है, x स्क्वायर प्लस 1, तो इधर से कोई लेना देना नहीं है। अब इसके इधर के लिए चेक कर रहे हैं। हमने क्या बोला, x इक्वल टू 1 पर ये सतत है, हमने तो ये बोल दिया, लेकिन इसके इधर 1 से छोटा होगा ना, और इसके इधर क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। सिंपल है, इधर लेफ्ट हैंड है, उधर राइट हैंड है, इधर छोटा है, उधर बड़ा है, तो ऐसा सिंपल काम है। अब
हमने क्या बोला कि यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या है, भाई यहाँ पर सतत है या नहीं है, यहाँ पर सतत है या नहीं है, यहाँ है या नहीं है, यहाँ है या, कितने बिंदु है यहाँ पर, अनंत बिंदु है। तो कितने बिंदुओं के लिए ज्ञात करेंगे, -1, -2, -3, -4, अनंत बिंदु है, सबके लिए तो कभी चेक ही नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर सी क्या है, एक वास्तविक संख्या है, यहाँ पर सी क्या है, एक वास्तविक संख्या है, और उसके लिए हम इधर चेक कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, x की जगह c मान लिया, और c का मान जो है वो क्या है, 1 से छोटा है। ठीक, अब देखना अभी यहाँ पर टाइम लग रहा, बाकी जब क्वेश्चन करेंगे फटाफट हो गए। क्यों, क्योंकि हमें सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्वेश्चन फटाफट इसके होने वाले हैं, सब समझ में आएंगे। ठीक है, फलन आप हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट, x का मान 1 से छोटा है ना भाई, ये तो दोनों बराबर है, x का मान 1 से छोटा है, x का मान 1 से छोटा है, तब फलन कौन है, x² + 1। देखना x² + 1, तो c के लिए चेक कर रहे हैं ना, क्योंकि 1 से छोटे के लिए चेक कर रहे हैं, मतलब किसके लिए चेक कर रहे हैं, c के लिए। तो जहाँ x है वहाँ पर क्या रखो, c रखो, ये रख दिया मैंने c, और इज इक्वल टू, और c रखेंगे, और c रखेंगे तो क्या हो जाएगा, c² + 1। तो फंक्शन ऑफ c का मान इतना मिल गया हमें। ठीक, अब पुनः लिमिट x टेंस टू c और फंक्शन ऑफ x, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कहाँ गया भैया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो है ही नहीं। ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, 1 से छोटे के लिए यहाँ पर कोई पॉइंट ऐसा है क्या, क्रिटिकल पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं इसमें, हम तो c के लिए ज्ञात कर रहे हैं ना। वो ऐसा ज्वाइंट जब होता है कि इधर अलग फलन और इधर अलग फलन, तब के लिए हम क्रिटिकल पॉइंट ले सकते हैं, और वैसे भी इधर भी ले सकते हैं, मैं अभी बाद में बताऊंगा, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसके इधर के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंस टू c फंक्शन ऑफ x, इसके इधर के लिए फलन कौन है, छोटे के लिए फलन कौन है, यही है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c, और फंक्शन ऑफ x का मान कितना है, x² + 1, और हम c का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, c² + 1, हो गया काम। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि फलन ऑफ अतः फलन ऑफ c का मान और लिमिट x टेंस टू c फंक्शन ऑफ x, अगर ये दोनों बराबर है तो सतत होगा। किसके लिए, किसी बिंदु के लिए नहीं, ये सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। अब देखना, हमने यहाँ पर बता दिया था सतत है, यहाँ से ये बता दिया ये भी क्या है, सतत है। अब तीसरा पार्ट, और तीसरे पार्ट में क्या कर रहे हैं हम, x = c का मान लेस देन किया था अभी, अब ग्रेटर देन 1। ठीक, वही काम कर रहा है, फिर से और एक बार समझ लेना। ग्रेटर देन 1 मतलब इधर का रोल खत्म, अब इधर का रोल चालू। ठीक है, ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर देन, इसका मतलब 1 से बड़ा इधर का, तो क्या हो जाएगा, फलन ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, जब बड़ा है, x बड़ा है किससे, 1 से, जब x बड़ा है 1 से, तब फलन का मान कितना है, x + 1 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखो, c रखो, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c + 1, तो ये आ गया फलन ऑफ c का मान। अब पुनः लिमिट x टेंस टू c और फलन ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, फलन ऑफ x का मान कितना है, इधर के लिए कितना है, x + 1, या तो दूसरे तरीके से बोल दो कि x का मान क्या है, 1 से बड़ा है, तब फलन क्या है, इतना ही तो है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू और x + 1, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर c रख दो, तो c + 1। देखिए इसका भी मान और इसका भी मान क्या है, बराबर है, तो हम बोलेंगे अतः फलन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c फंक्शन ऑफ x, दोनों क्या है, बराबर है। अतः हम ये बोलेंगे कि यह c ग्रेटर देन या x ग्रेटर देन 1 के लिए भी सतत होगा। हमने पहले बता दिया कि ये इस बिंदु पर सतत है, फिर बता दिया कि इधर सतत है, फिर बता दिया इधर सतत है, तो ओवरऑल फिर समरी लिखेंगे हम सबसे लास्ट में, पहले भी सतत था, इधर भी सतत था, इधर भी सतत था। अतः फलन
क्या है, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होगा, क्योंकि यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या है, केवल एक क्रिटिकल पॉइंट मिला है। क्वेश्चन में हमें 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल सकते हैं, और आपको ये बोला जा सकता कि इस बिंदु पर सततता की जांच करो, इसके लिए जांच करो, और पूरे फलन के लिए करो। कैसे करेंगे, पहले इस बिंदु पर करेंगे, इधर के लिए फल चेक करेंगे, इधर के लिए चेक करेंगे, तीनों का मान बराबर, जैसा पहले किया था वैसे ही। इस बिंदु के लिए करेंगे, इधर के लिए करेंगे, इधर के लिए करेंगे, पहले जैसा किया था वैसे ही। अब इससे छोटे के लिए करेंगे, इसका मतलब यहाँ से लेफ्ट हैंड का फलन लेंगे और सेम इस टाइप से यहाँ पर करेंगे। इसके राइट हैंड का फलन लेंगे, सेम इसी टाइप से यहाँ करेंगे। इसके राइट हैंड का फलन लेंगे, जैसा यहाँ पर किया था वैसे ही काम करेंगे, और हम बता देंगे कि ये क्या है, सातत्य रखता है। तो इस फलन के लिए सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है, ये हम यहाँ पर बता सकते। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम एक्सरसाइज अभी सॉल्व करेंगे ना, और एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लमें हमें आ सकती है। और क्या प्रॉब्लमें आ सकती है, वही कॉमन सी चीज़, पुराना बेस हमारा ठीक नहीं है ना। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि सर हमने तो लिमिट पढ़ा ही नहीं है, अब कैसे समझ में आएगा। तो लिमिट नहीं पढ़ा, कोई टेंशन नहीं है, हालांकि ज़रूरी है वो, लेकिन हमें उससे रिलेटेड फार्मूले मालूम होना चाहिए कि उसके फार्मूले क्या होते हैं। देखना, लिमिट पहला फार्मूला जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, उसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन जो जनरली यूज़ होते हैं, हमें डिफ्रेंशिएशन में भी ज़रूरत पड़ेगी इन फार्मूलों की, और ये फार्मूले बिल्कुल बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। लिमिट x टेंस टू a और x रेस टू दी पावर n माइनस a रेस टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। देखना फिर से और एक बार, अगर ऐसा फार्मूला है तो ये होगा n a रेस टू दी पावर n माइनस 1। फिर से और एक बार, यहाँ x है तो यहाँ और यहाँ x होना चाहिए, यहाँ ये है तो यहाँ पर ये और यहाँ पर ये होना चाहिए, कंपलसरी है। दोनों की पावर सेम होना चाहिए, तभी ये फार्मूला लगेगा, अदरवाइज फार्मूला नहीं लगेगा। क्लियर। एग्जैक्टली अगर ऐसा दिखे, जैसे मान लिया जाए कि लिमिट x टेंस टू 3 और x रेस टू दी पावर 7 माइनस 3 रेस टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। देखना, यहाँ x है तो ये और ये x है, यहाँ 3 है तो ये और ये 3 है। यहाँ पावर अलग हो सकती है, पावर सेम होना चाहिए दोनों की। तो इस केस में क्या होगा, जो इसकी पावर रहेगी वो सामने जाएगी, और उसकी a में से, ये जो ये है ना, उसकी पावर में से एक कम हो जाएगा। देखना, इसका आंसर क्या होना चाहिए, 3 की पावर 7 जाएगा सामने, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है, डिवाइडेड बाय x और इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये वाला फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। x टेंस टू ये, एग्जैक्टली साइन x यहाँ पर जितना रहेगा उतना ही यहाँ पर भी होना चाहिए। देखना, यहाँ और यहाँ एक जैसा रहेगा, और x टेंस टू 0 रहेगा तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा, ये हमें मालूम होना चाहिए। तीसरा फार्मूला है, लिमिट x टेंस टू 0 10x डिवाइडेड बाय x, और इसका भी मान क्या होता है, 1 होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। चौथा फार्मूला है, लिमिट x टेंस टू 0 e रेस टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x और इज इक्वल टू 1 होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये बड़े जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फार्मूले हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये वाले फार्मूले हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। हमें मालूम होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू 0 अगर log है और 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय अगर x है, क्या होना चाहिए, यहाँ पर log 1 प्लस एक्स टेंस टू 0 होना चाहिए और डिवाइडेड बाय x होना चाहिए। तो उस केस में भी इसका मान क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट 6 फार्मूला जो ज़्यादा यूज होता है, लिमिट x टेंस टू 0 a रेस टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x और इज इक्वल टू log a और बेस e होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। देखना फिर से और एक बार, अगर x टेंस टू a रेस टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, तो ये क्या हो जाएगा, जो a की पावर रहेगी, यहाँ पर जो बेस रहेगा वो लेना है और यहाँ पर नेचुरल e लगाना है हमें। 7th फार्मूला, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स और होल रेस टू दी पावर 1 बाई एक्स है, तो ये e हो जाता है।
तो इस टाइप के ये हमें बेसिक फार्मूले हमें मालूम होना चाहिए। तो ये फार्मूले बीच बीच में लगेंगे, लग सकते हैं, कई बार भी फार्मूले हम अप्लाई भी करेंगे। तो देखते हैं हम इस बेस पर एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। याद रहे एक्सरसाइज के पहले आपको सारे क्वेश्चन देखना है, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जो 17 के बाद में जो क्वेश्चन करेंगे हम, उसके लिए पहले बेसिक समझेंगे, फिर उसके बाद में, अभी पूरा कंप्लीट बेसिक नहीं हुआ अपना, ठीक है। तो और एक बार बेसिक समझेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और फिर उसके बाद में उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर हम एडिशनल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि फलन ऑफ x = 5x - 3, x = 0, x = -3, x = 5 पर सतत है। यहाँ पर देखना, हमने जब बेसिक पढ़ा था वहाँ पर 2 टाइप के वेराइटी हमने बताई थी कि एक बार क्या बताया था कि ये हमारे पास में कोई अलग अलग फंक्शन है और इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर हमें सातत्यता की जांच करना है। देखना, इसके इधर अलग फलन है, इसके और इसके बीच में अलग फलन है, यहाँ अलग फलन है और यहाँ पर अलग फलन है। यहाँ पर क्या बोला है, फलन एक ही है। तो फलन जब एक ही होगा तो हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड की बात नहीं करना। क्यों लेफ्ट हैंड राइट हैंड की बात क्यों नहीं करना है, यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे कि इसके लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में फलन क्या है, एक ही तो है, ठीक है। तो इधर मान और इधर मान अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर मान ज्ञात करेंगे कि x = -3 पर कितना है, और इस फंक्शन के लिए हम मान ज्ञात करेंगे इस फंक्शन के लिए लिमिट क्या है। इसी प्रकार से x = 0 के लिए और x = 5 के लिए अलग अलग बिंदुओं पर हम मान ज्ञात करेंगे। बिल्कुल सिंपल। देखना, क्यों, क्योंकि हमारे पास में फलन एक ही है। हम यहाँ पर बोलेंगे कि दिया गया फलन क्या है, दिया है फलन ऑफ x = कितना है, 5x - 3। कब, हर केस में, हर जगह एक ही फलन है, ठीक है। अलग अलग वाले भी करेंगे, अभी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं अलग अलग फंक्शन के लिए, इतने के लिए अलग, इतने के लिए अलग और इतने के लिए अलग। अच्छा, जब x = 0 के लिए हम सॉल्व करते, जब x = 0 के लिए सॉल्व करेंगे तो फलन ऑफ 0 क्या हो जाएगा, ये पहला पार्ट कर रहे हैं हम। फलन ऑफ 0 क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक से दिखाई दे रहा है वहाँ पर 0 रख दो। तो 5 × 0 - 3 और = 5 × 0 0 और -3 -3, ठीक। अब पुनः हमें क्या करना है, लिमिट निकालना है और उस लिमिट के लिए सॉल्व करना है, लिमिट x → 0। देखना, किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं हम, 0 के लिए। तो x → 0 और फंक्शन ऑफ x। हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेते, अगर इस बिंदु के लिए निकाल रहा है, इधर अलग फलन होता, इधर अलग फलन होता, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से हमें सॉल्व करना होता। लेकिन यहाँ पर फलन एक ही है, तो हम डायरेक्ट करेंगे लिमिट x → 0 और फंक्शन का मान कितना है, 5x - 3, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 रखेंगे। तो 5 × 0 - 3 = क्या हो गया, -3। अतः यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, इसका मान फंक्शन ऑफ 0 का मान और लिमिट x → 0 फंक्शन ऑफ x का मान क्या है, बराबर है। तो हम बोलेंगे कि अतः लिमिट x → 0 फंक्शन ऑफ x = क्या है, फंक्शन ऑफ 0 है। दोनों के मान क्या है, बराबर है। तब फलन x = 0 के लिए सतत होगा। बिल्कुल सिंपल काम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है, किसके लिए चेक किया हमने, x = 0। कई बच्चे क्या लिखते हैं, अतः फलन सतत है। सतत किसके लिए है भैया, हमने क्या है, x = 0 के लिए प्रूफ किया कि दोनों का मान बराबर है, इसलिए x = 0 पर सतत होगा। अब सेकेंड, x = -3 के लिए, जब सेकेंड पार्ट, जब x = -3 तब क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x तो फिक्स है ना, सभी बिंदुओं के लिए फिक्स है, यही फंक्शन रहेगा। तो -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × -3 -3 = 5 दिया 15 -15 और -18, ठीक। अब पुनः लिमिट x → -3, ठीक, फंक्शन ऑफ x। अच्छा, फंक्शन ऑफ x तो उतना ही है, फंक्शन में कोई चेंज नहीं है, तो लिमिट x → -3
और फंक्शन ऑफ एक्स का मान है 5x माइनस 3 और ये हो जाएगा 5 इंटू माइनस थ्री और इजिकल टू -18। अतः यहाँ पर हम बोलेंगे कि इसका मान और इसका मान क्या है, दोनों का बराबर है, और जब दोनों बराबर है तो क्या होगा, इस बिंदु पर सतत होगा। तो अतः फलन ऑफ -3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 और फंक्शन ऑफ x दोनों क्या बराबर है, तब फलन x इज इक्वल टू -3 पर सतत होगा, और यही हमसे पूछा गया है। थर्ड पार्ट क्या बोला है, x इज इक्वल टू 5 के लिए, तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 5 के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ मैंने 5 रखा तो 25 और -3, तो 25 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 22। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x टेंस टू 5 और यहाँ पर भी वैल्यू रखेंगे हम 5, तो ये क्या हो जाएगा 25 में से 3 माइनस करेंगे तो 22, और दोनों का मान क्या है, ये 5 के लिए और ये 5 के लिए, दोनों का मान क्या है, बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 पर सतत होगा। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट था। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। और इज इक्वल टू 5 इंटू 5, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 5 रखा और -3, तो कितना हो गया 25 -3 इज इक्वल टू 22। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका मान और इसका मान क्या है, बराबर है। हम यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में, अतः क्या होगा, फंक्शन ऑफ क्या 5 के लिए कर रहे थे ना, तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 और फंक्शन ऑफ 5, और दोनों के मान कितने हैं 22। अतः फलन क्या है, फलन x इज इक्वल टू 5 पर सतत होगा। बिल्कुल सिंपल। हमें क्या करना है, फलन ऑफ x का मान दिया है, 0 पर बोला है तो फलन जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पर 0 रखना है और उसका मान ज्ञात करना है। उसके बाद में लिमिट x टेंस टू फंक्शन ऑफ x फार्मूला। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर फलन जैसे कि वैसे जहाँ जहाँ x दिखा है वहाँ पर लिमिट रखना है, उसकी वैल्यू क्या है, इक्वल है, और इक्वल जब भी रहेगा इसका मान और इसका मान बराबर है तो सतत है, बराबर नहीं रहेगा तो सतत नहीं होगा। तो इस बेस पर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। x इज इक्वल टू 3 पर फलन यहाँ दिया हुआ है के सातत्य की जांच कीजिए। सेम पिछला क्वेश्चन ही तो है, यहाँ पर फलन दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया है, पिछले क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिए हुए थे, यहाँ पर एक पॉइंट पे मतलब यानी 1/3 क्वेश्चन हो गया। ये दिया गया फलन कितना है, फलन ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, 2x स्क्वायर -1 हमें ये दिया हुआ है। अब फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3 पर, तो ये क्या हो जाएगा, फलन ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या होगा, भाई जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा देखना ना, फलन ऑफ x है तो फलन ऑफ 3, तो जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा वहाँ पर हमें 3 रखना है, सिंपल काम है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, x की जगह हमने 3 रख दिया, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 9, 9 दूनी 18 और ये कितना हो गया 17 हो गया, 3 3 9 और 9 दूनी 18 और -1 17। अब फलन ऑफ 3 इज इक्वल टू इतना आ गया। अब पुनः क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंस टू कितना है 3, इस बिंदु पर निकालना है तो x टेंस टू 3, और फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3, और फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर -1, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या करेंगे 3 रखेंगे, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर -1, और ये कितना हो जाएगा 3 3 9 9 18 और ये 17। अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा कि फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी है, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी है 17 है, ये माइनस नहीं था प्लस था। ठीक है, और लिमिट x टेंस टू 3 और फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी है 17, हम लिखेंगे अतः फंक्शन ऑफ 3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 और फंक्शन ऑफ x दोनों क्या है इक्वल है, और दोनों की वैल्यू कितनी है 17 है। अतः फलन
क्या होगा, सतत होगा, सतत होगा। और यही हमसे पूछा गया था। तो सिंपल काम है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। बहुत बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है ये, है ना। सातत्य की जांच करना है। यहाँ पर फलन दिया हुआ, देखना पहले और दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया था, फलन तो दिया ही था, उसके साथ में ये बोला था कि इस बिंदु पर ज्ञात कीजिए। देखना हमें फलन दिया, इसका मतलब एक कोई ना कोई उससे वक्र बनेगा। कोई भी अगर फलन है उससे हम वक्र बनाते तो कैसा भी बनेगा, इस टाइप का कोई मान लिया जाए वक्र बना। अब हमें क्या बोला है, ये इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, वक्र कभी खत्म नहीं होते, अनंत की ओर जाएगा, इधर भी अनंत की ओर जाएगा, कहीं पर भी खत्म होगा। डिपेंड करता है कि वक्र बनेगा कैसा। यहाँ पर जैसा फलन दिया रहेगा वैसा वक्र बनेगा। फिर से और एक बार भाई, ये सारे के सारे जो ये दिए हुए हैं इससे कुछ ना कुछ तो एक वक्र बनेगा कि नहीं, ग्राफ पर अगर बनाया जाए उसको। तो अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला गया था कि इस बिंदु पर सातत्यता की जांच कीजिए, या तो फिर इस बिंदु पर सातत्य की जांच कीजिए, या इस बिंदु पर सातत्य की जांच कीजिए। मतलब एक बिंदु दिया जाता था। अभी यहाँ पर कोई बिंदु नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है, हमें ये बोलना पड़ेगा कि हर एक बिंदु पर ये सतत है या नहीं है, इसकी जांच करना है हमें, हर एक बिंदु पर। तो हर एक बिंदु मतलब कोई भी बिंदु एक कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, और उस वास्तविक संख्या के लिए ये सतत है या नहीं है हमें चेक करना है। अब वो वास्तविक संख्या क्या है, 3 है कि 5 है कि -3 है या -8 है। तो हम क्या करते हैं, उसको यूनिवर्सल मान लेते, k मान लेते या c मान लेते, कोई भी एक संख्या उसको मान लेते। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि दिया गया फलन, पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, दिया गया फलन। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई ना। इससे पहले हमें बिंदु दिए जाते थे कि इस बिंदु पर सतत है या नहीं है। यहाँ कोई बिंदु नहीं दिया है, यहाँ पर बोला है कि कहीं पर भी ये सतत है या नहीं है। ठीक है, ये अनंत तक जाएगा तो अनंत तक वो सतत है या नहीं है, यहाँ पर ये पूछा है। तो दिया गया फलन क्या है, दिया गया फलन, फलन ऑफ x इक्वल टू क्या है, x - 5 है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना क्या है, k वास्तविक संख्या, कोई वास्तविक संख्या, कोई वास्तविक संख्या है जिसके लिए मतलब कोई भी एक वास्तविक संख्या मान लेते हैं हम, k मान लेते हैं, k का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी एक वास्तविक संख्या हो सकती है। तो फंक्शन ऑफ k का मान कितना हो जाएगा, k - 5 हो जाएगा। k ले लो या c ले लो, उससे कोई फर्क नहीं है। पुनः लिमिट x टेंस टू, देखना पहले जो पॉइंट दिया जाता था उसको लिखते थे, अब हमने k ले लिया तो k को लिखना पड़ेगा। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k, और फंक्शन ऑफ x का मान कितना है, x - 5 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखना है, हमें k रखना है, तो k - 5। तो अतः यहाँ पर देखिए फंक्शन ऑफ k का मान और लिमिट x टेंस टू k, फंक्शन ऑफ x का मान क्या है, दोनों का मान बराबर है। अतः फंक्शन ऑफ k इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k, फंक्शन ऑफ k, ये क्या है, दोनों के मान बराबर है, k - 5 है। अतः फलन फंक्शन ऑफ x प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत होगा। क्लियर है। तो यही बोला था कि ये किसके लिए सतत होगा, तो हमने ये मान लिया कि ये यूनिवर्सल है, मतलब k है एक वास्तविक संख्या और उसके लिए क्या है, सतत फलन है। ये दोनों बराबर है तो सतत है, बराबर नहीं है तो सतत नहीं है। ठीक, ये वाला बच्चे इससे बड़े घबराते हैं भाई, हैं कैसे, x नॉट इक्वल टू 5। सर हमसे सारा क्वेश्चन तो बनता है, ये साइड में क्या लिख देते ये पता नहीं, और जब क्वेश्चन सॉल्व करते तो उसका भी खूब बहुत ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंस भी नहीं दिखता है। तो ऐसे केस में क्या करें, तो कोई केस वेस नहीं है। यहाँ पर देखना x नॉट इक्वल टू 5, ये फलन होगा जब x का मान 5 नहीं होगा। देखना क्यों ऐसा बोला है, x का मान अगर 5 रख दो ना यहाँ पर, तो 5 - 5 क्या होगा, 0, और 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब x इक्वल टू 5 पर इस फलन का कोई अस्तित्व ही नहीं है भाई। ठीक है, नॉट डिफाइंड,
तो सर है तो नॉट डिफाइंड तो बोला है, अस्तित्व क्यों नहीं है? अस्तित्व इसलिए नहीं है क्योंकि ये नॉट डिफाइंड का मतलब ये है कि अनंत किसी ने देखा है क्या? अनंत है नहीं, अनंत किसी ने नहीं देखा। तो हम ये गैस कर सकते हैं क्या कि अनंत मतलब इतना मान है? नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोला जाता है इसका इस फलन का अस्तित्व नहीं है। अच्छा, ये कंडीशन इसलिए दी है कि भैया ये इस फलन का अस्तित्व है, तब सतत हमें चेक करना है, 1 से इक्वल टू 5 पर नहीं के लिए, है ना। तो हम यहाँ पर मान लेते कि माना वास्तविक संख्या क्या है? 1 से इक्वल टू क्या है? k है। और यहाँ पर ये भी लिखेंगे कि k का जो मान है नॉट इक्वल टू 5 है, वह k नॉट इक्वल टू 5 है, तब ठीक है। अगर k का मान अगर 5 रख दोगे आप तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अस्तित्व ही नहीं रहेगा फलन का, ठीक। अब फलन ऑफ k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाय जहाँ x है वहाँ पर k रख दो, k माइनस 5, जहाँ पर k नॉट इक्वल टू 5। ये लिखना जरूर है, ये हमेशा बार बार हमें ये याद दिलाता है कि भैया ये तो मान तो होगा, लेकिन कब? जब k का मान 5 नहीं होगा तब की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। पुनः लिमिट x टेंस टू k और फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा? लिमिट x टेंस टू k और फंक्शन का मान कितना है? 1 बाई एक्स माइनस 5 और इज इक्वल टू, इसको अगर हल किया जाए तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर k रख देते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाई k माइनस 5। और यहाँ पर बार बार ये लिखना जरूरी है, ये तब होगा जब k नॉट इक्वल टू 5। 1 से नॉट इक्वल टू 5 मतलब k, अब यहाँ पर k की बात कर रहे हैं तो k नॉट इक्वल टू 5। अगर k का मान 5 रख दो, अनंत हो जाएगा, जिसमें फलन का कोई अस्तित्व नहीं होगा। अतः यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा? दोनों का मान बराबर है। फंक्शन ऑफ k इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k और फलन ऑफ k और इज इक्वल टू कितना है? 1 डिवाइडेड बाय k माइनस 5। अतः फलन ऑफ x, ठीक है, ये क्या होगा? सतत होगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पर क्या क्वेश्चन की वैरायटी चेंज हो रही है, याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पर हम जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अब चेंजेस मिलेंगे, इस चेंजेस को देखना है आपको। इससे पहले पॉइंट दिए जाते थे, यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया और यहाँ पर और एक कंडीशन दे दी, ठीक है। और भी आगे हमें क्वेश्चन मिलते जाएंगे, क्वेश्चन में जो चेंजेस है, इसलिए आपको क्वेश्चन सारे देखना है। हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लस एडिशनल क्वेश्चन भी करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, बुक के बाहर के भी क्वेश्चन करेंगे, जो आपको और प्रैक्टिस कराएगा। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए।